थोड़ी कम आ रही होगी, किसी को थोड़ी ज्यादा आ रही होगी, किसी को दिन में, किसी को शाम को, किसी को रात में। तो गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे क्यों आ रही है घर की याद, मैं तो पढ़ने आ गई ना, अब मैं भूल जाऊं घर को, मैं तो आ गया ना यार पढ़ने। तो ना तो किसी को क्रिटिसाइज करना है कि यार ये कितना फद्दू है, ऐसे जब देखो घर की याद आती रहती है ना। ना ही खुद गिल्ट में आने की जरूरत है कि यार मेरी बेस्टी को तो बिल्कुल याद नहीं आती घर की, मुझे ही क्यों घर की याद आती है हमेशा। तो ना तो आपको गिल्ट में जाना है और ना ही आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, सबका अपना अपना एक सोचने का, समझने का, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स का एक अलग पैमाना होता है। तो प्लीज इतना सपोर्ट सब लोग अपने दोस्तों का कीजिए। अब ये घर की याद आते आते कभी अकेलापन भी लगने लगता है। अब ये अकेलापन लगा, घर की याद आई, करते करते पता पड़ा 4 महीने बीत गए। अब हमें चिंता होने लगी, यार सब लोग तो आगे निकलने लगे, मैं पीछे रह गया। फिर हमने ग्रिप पकड़ने की कोशिश करी, भागो भागो भागो, पता पड़ा ग्रिप नहीं हो पा रही, उतना तेज नहीं चल पा रहे। अब हमें तनाव भी होने लगा कि यार करना है मुझे, मुझसे हो नहीं पा रहा। तो ये सब चीजें आप सब लोगों के साथ होंगी, तो इसके लिए ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, बस इनको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है हम आगे की स्लाइड्स में और समझेंगे, कैसे कैसे इन फीलिंग्स से आपको बाहर निकलना है। जो आप एक पीछे छोड़े आए हैं ना, एक पीछे छोड़ के आए हैं अतीत अपना, एक वर्तमान है आपका जहां आप हो, एक भविष्य होगा जहां आपको जाना है। तो हमें अतीत को भी बैलेंस करना है क्योंकि अतीत भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें प्रेजेंट को भी बैलेंस करना है क्योंकि प्रेजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे प्रेजेंट के बेस पे हमारा फ्यूचर टिका है। तो किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। एक डायलॉग है ना कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति किसी भी चीज की हो वो दुखदाई ही होती है। तो हम कैसे इन सब चीजों को बैलेंस करें, स्टे कनेक्टेड रेगुलरली, अपने पेरेंट्स के साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहें। ये नहीं कि हम तो अब यहाँ आ गए, नहीं लगा पाए फोन, भूल गए, मम्मी के फोन आ रहे हैं, मिस्ड कॉल लगे, हम लगा पाए तो लगा पाए, नहीं लगा पाए तो नहीं लगा पाए। नहीं, कम से कम दिन में एक बार एटलीस्ट, अभी शुरुआती फेज में, क्योंकि हमने गाना गाया था ना उनकी फीलिंग्स क्या है, एक ऐसे गगन के तले, सोच के देखिए उनने भी तो अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर कर दिया ना उसकी भलाई के लिए। तो आपको तो फिर भी नए टास्क मिल गए, उनकी लाइफ में तो एक छोटा सा हिस्सा खाली रह गया ना। अब ना उन्हें आपको टिफिन बना के देना, ना आपके कपड़ों में इस्त्री करवाना, ना आपके कपड़े धोना, तो वो तो खाली है। उन्हें और कितनी ज्यादा आपकी याद आ रही होगी। तो दिन में एक बार जरूर फोन करें उन्हें। शेड्यूल्ड कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को शेड्यूल कर लीजिए कि मम्मी मैं वीक में एक बार अपन लोग वीडियो कॉल पे बात करा करेंगे, और मम्मी इन दिनों में मेरे टेस्ट चलेंगे तो मैं सिर्फ मैसेज ही कर दिया करूँगा कि मैं ठीक हूँ। मम्मी मैं सिर्फ मैसेज ही कर पाऊंगी, इन दिनों में हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा चल रही है तो मैं फ्री नहीं हूँ उतनी ज़्यादा। तो मतलब एक शेड्यूल कम्युनिकेशन में एक शेड्यूल प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब हम बात कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, हमारी दूसरी चीज़ें छूटती चली जा रही हैं। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को साझा करें, उपलब्धियों और चुनौतियों। होता है कि जो सामने वाले की सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में हम उसके तरीके से सोचें जैसा वो सोच रहा है। वो वर्ड होता है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में देयर इज हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। बेटा आप यही हो, यही हो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? एम्पैथी में हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सिंपैथी में लोग हमको सहानुभूति दिखाते हैं। एम्पैथी में हम अपनी फीलिंग्स दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यही बताया आपने? मैंने यही बताया था, कोई बताएगा?
हाँ बेटा प्लीज इसके लिए। मैम एम्पैथी में हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और उनके साथ साझा करते हैं। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों लोग बैठ जाइए। समझिए बेटा अच्छे से, एम्पैथी मतलब कि पहले हम सिंपैथी समझ लेते क्योंकि वो वर्ड आप सभी ने सुना है। सिंपैथी मतलब कि हमें दूसरे से सहानुभूति होना, दूसरा जिस भी सिचुएशन में है, जो भी उसकी वर्स्ट सिचुएशन में है, उससे हमें सहानुभूति होना, यानी जो वो महसूस कर रहा है वो हमें महसूस हो रहा है कि हाँ यार वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, दुखी महसूस कर रहा है, ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, कुछ भी उसका एक साल बेकार हो गया। लेकिन एम्पैथी मैंने बोला ना हेयर लाइन डिफरेंस है, हेयर लाइन डिफरेंस यानी कि बाल के बराबर अंतर है दोनों में। एम्पैथी में हम सामने वाले की सिचुएशन को सामने वाले की तरह ही समझते हैं। ये बंदा जो सोच रहा है, समझ रहा है, जितना दुखी महसूस कर रहा है, मैं उसी के नजरिए से, एक होता है ना कई बार हम ऊपर से तो सहानुभूति दिखाते रहते हैं पर अंदर से सोचते रहते हैं यार इतना मूड है, ट्रांसफर हो गया तो इतना दुखी हो रहा है, मैं सही कह रही हूँ ना सब, am I right? ऊपर से हम सहानुभूति दिखाते रहते हैं, अरे यार पढ़ा तो है नहीं साल भर, फेल हो गया तो अब रो रही है, यही होता है ना, ऊपर से हम सहानुभूति दिखाते रहते हैं। एम्पैथी में ऐसा नहीं है, एम्पैथी में आप वो महसूस करते हैं जो सामने वाला महसूस कर रहा है खुद अपने आप के लिए। और ईआई का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी में अगले किसी और सेशन में जब आऊंगी तो और डिटेल में रखूंगी मैं। एम्पैथी अब याद रखिए, EMPATHY। एम्पैथी की हिंदी है समानुभूति, समानुभूति, समान अनुभूति। और सिंपैथी की हिंदी है सहानुभूति, सह अनुभूति, सह यानी साथ में, और समान यानी कि बिल्कुल एक जैसे, है ना। फोर्थ नंबर इज सोशल स्किल। जो भी लोग बोर हो रहे हैं, कोई बोर हो रहा है क्या, अपना हैंड जरा रेज कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम थोड़े से मजे करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करने वाले हैं, है ना। सोशल स्किल, सोशल स्किल में क्या होता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। आपके और आपका जो रूममेट है, आपके और आपकी जो फ्रेंड है, आपके और आपके जो सीनियर हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ हैबिट्स। उसे बोरो करना बहुत अच्छा लगता है पर आपको बोरो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोरो करना सब लोग जानते हैं, जानते हैं सब लोग, हाँ। आपको बोरो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी राजनीतिक मुद्दे पे बैठ के बात करने लगे, वो किसी और पार्टी के फेवर में है, आप किसी और पार्टी के फेवर में हैं। सब राजनीतिक मुद्दे ऐसा बहुत हो रहा है ना, सबकी अलग अलग है। ठीक ऐसे ही हम और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसपे हम, उसे कम पढ़ना अच्छा लगता है, हमें ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, उसे लगता है हम पढ़ाकू हैं, हमें लगता है अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को हमें इतने गट्स के साथ साइड लाइन करते हुए आगे बढ़ना है कि हमारे उस बंदे से रिलेशन खराब ना हो और हमारा उससे संबंध भी अच्छे बने रहे और रिलेशन खराब भी ना हो। गट्स के साथ हमें आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है गट्स के साथ आगे? हमें तो उससे बात ही नहीं करना, हम तो अलग थलग ही अच्छे हैं। आप अलग थलग किस किस से होंगे? एक आध हैबिट आपकी किसी से मिलती होगी लेकिन उससे फलानी बार हैबिट नहीं मिलती होंगी। फिर किसी दूसरी बंदी से आपकी कोई एक दो हैबिट मिलती होंगी, उससे 8 नहीं मिलती होंगी। आप किस किस से अलग थलग रहेंगे? चलो ठीक है, हम तो रह लेंगे मैडम अलग थलग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम में आके हम पढ़ लेंगे, कॉलेज में जाके हम पढ़ लेंगे, मैथ में जाके खाना खा लेंगे और हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं, हमें किसी से नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तो रोज कॉलेज जाते हैं। बिल्कुल बेटा, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आज आपको यहाँ मिल रहा है ना, वो आज से 4 साल बाद आपको नहीं मिलने वाला।
आज से 4 साल बाद आपके साथ सिर्फ 2 चीजें रहेंगी, आपकी इंटेलिजेंसी और आपका नेटवर्क। सो व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या है? हाँ, मैं इन मैडम को जानती हूँ। अच्छा, इन मैडम का ये स्टूडेंट, मैम मुझे उन मैडम ने पढ़ाया था। अच्छा, आपको उन मैडम ने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया बात है। ये मेरी फ्रेंड है, वो उसकी फ्रेंड है। अच्छा, हाय हेलो, ऐसे करके हमारा जो लोगों से जुड़ाव जुड़ता जाता है ना। अच्छा मैम, वो करण, अच्छा मैं उसकी जूनियर हूँ मैम, वो मेरे सीनियर थे। मैं ऑफिस में मान के चल लीजिए आप कभी मेरी कंपनी में आए इंटरव्यू देने, तो मैम एक बार आप जी से गई थी ना, तब उनने बहुत तारीफ की थी करण सर ने आपकी। वो करण सर मेरे सीनियर हैं, तो मेरे मन में आ जाएगा भाव, अच्छा आप भी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं। अच्छा, मतलब एक बातचीत का जरिया बनेगा। तो क्या? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसको कहते हैं जब लोगों से आपका जुड़ाव होता है। तो यहाँ तो पता है क्या हो रहा है, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है, मेरे से पहले एक सर आए, वो आपको बता रहे हैं लाइब्रेरी का यूज आपको किस तरह करना। मैं आपको बता रही हूँ कि EI क्या होता है, EI को कैसे समझें, EI को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, धीरे धीरे और बताती जाऊंगी। मेरे बाद जो सर आएंगे वो आपको कुछ और बताएंगे, और भी चलता रहेगा ये सेशन का दौर। आपको यहाँ लाइब्रेरी भी मिल जाएगी, आपको यहाँ मेस भी मिल जाएगी, यहीं की यहीं खाना हो जाएगा, यहीं की यहीं सब हो जाएगा। लेकिन 4 साल बाद जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। खाने की व्यवस्था आपको खुद करनी है, आपके ऑफिस में जो भी आपको सामान लग रहा है उसके अरेंजमेंट आपको खुद करने हैं, आपको हर चीज खुद करनी है। वहाँ आपका नेटवर्क काम आएगा, वहाँ आपको फलाना कोई वो मिला, बंदा मिल गया, तो वो पढ़िए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा सर, मैं भी उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ, बन गया एक कनेक्ट, ठीक है। अब उस बंदे को आपका कोई दोस्त मिला, उसने बोला सर वो तो बहुत खड़ूस है, तो क्या हो गया, आपकी इमेज डैमेज हो गई। क्या हो गई? डैमेज। जो आपकी नेटवर्किंग थी वो क्या पड़ गई? पुअर पड़ गई। अब उस बंदे के मन में जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ना, वो डैमेज हो गया। इसलिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत है। हम कहते हैं ना, समाज में हम अकेले थकेले नहीं रह सकते। अब यही आपका समाज है, 4 साल यही सब, इसी में से आप अपने गट्स के साथ कितने शार्पली अपने लाइफ लॉन्ग के लिए समाज बना लो, ये आपके अपने हाथ में है। नेटवर्किंग बेटा आप सब अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हुई ना, आगे की चीजें नेटवर्किंग से ही होने वाली हैं, 4 साल बाद की चीजें ना। हम आगे की स्लाइड पे जाने के पहले थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, जिससे किसी को नींद नहीं आए। वो एक गाना है किशोर कुमार का, वो किसी ने सुना है क्या? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। कितने, कम से कम 50% लोगों को तो आता होगा, नहीं आता? अपने मोबाइल इसमें निकाल लीजिए। जी ये जनरेशन के लोग हैं ना सर। किशोर कुमार का गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। मिल गया सबको? मिल गया? मैं एक बार थोड़ा गुनगुना के बता देती हूँ रिदम, फिर दूसरी बार में हम सब साथ में गाएंगे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, सो वो मत पकड़िए, लय मत पकड़िए, बस ऐसे ही चेंज के लिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। और हम सब लोग मजे में फुल मस्ती के साथ हिल के, ताली बजा के, ऊपर ताली बजा के, जैसे चाहो वैसे, पर फील करना। इस गाने को आते आते किसको घर की याद आ रही है, किसको मम्मी पापा की याद आ रही है, अपने दादी बाबा की याद आ रही है, फील है, पर उसे समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। IQ
उसका IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर रिसर्च ये दावा करती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI को यदि हम IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के ऊपर ना भी रखें तो कम से कम हम पैरेलली तो रख ही सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है EI एक इंसान की सक्सेस में। EI ना सिर्फ आपको खुश रखता है, जैसे कि मैंने आपको कुमार विश्वास सर का एग्जाम्पल देकर समझाया, वो मीम्स का एग्जाम्पल देकर, एक मीम का एग्जाम्पल देकर समझाया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ना सिर्फ आपको खुश रखता है, ना सिर्फ आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है। कैसे, हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य पिलर हैं। कोई भी चीज एक कुछ निश्चित प्लस पे खड़ी रहती है ना, तो 4 मुख्य पिलर से इमोशनल। मेरी बहुत सारी साइकोलॉजिकल केस स्टडीज जो मैंने की हैं, उनमें मैंने पाया है कि बहुत सारे लोग जब थोड़ा सा प्रेशर आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, उस समय वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, या जिस एज पे आप लोग ने कहूँ कि बहुत अच्छी स्टडी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस समय पर, उस स्ट्रेस के समय पर रिलैक्स करना पसंद करते हैं, या यूँ कहूँ कि अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। मैं यहाँ बड़े स्ट्रेस की, तनाव वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, हल्का फुल्का सा स्ट्रेस जो किसी को तो मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे अपना काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे ऑफिस का काम करना है। बेटा, यस प्लीज स्टैंड अप। यस बेटा, यस यू लास्ट। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, प्राशु जैन। प्राशु जैन, आपको आता है स्किल आपके अंदर हो सब कुछ। उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उसके कारण उनकी व्यस्तता बहुत बढ़ रही थी। उस अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें 15 दिन दूसरे शहर में जाना, वो अपॉर्चुनिटी पकड़ना। पर जिस तरह से मैं उनका करियर प्लान कर रही हूँ, ओवरऑल करियर, उसके लिए जरूरी था उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, और उसके लिए उन्हें ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छा मिल रहा था। तो कल में आज उन्हें जाना था सुबह, और कल शाम को रिफ्यूजल आ गया उन्हें उस इंस्टीट्यूशन से कि नहीं, हम आपको नहीं बुला पाएंगे। अब वो इंसान जो अपनी जहाँ काम कर रहा है वहाँ 10 लोगों को बता चुका, छुट्टी ले चुका, टिकट्स बुक करा चुका फ्लाइट के, उसे कितना तनाव होगा, कितना तनाव होगा ना। फिर तनाव के बाद वो आवेगपूर्ण कार्य भी कर सकता है। आवेगपूर्ण कार्य मतलब कि जिन लोगों से बोला है उनसे जाके, अरे वो तो है ही ऐसे, उस इंस्टीट्यूट में तो पॉलिटिक्स चलती है, ये चलता है, वो चलता है, नहीं। पर यही तो कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए उस इंस्टीट्यूशन से हमें रिलेशन थोड़ी खराब करने हैं। तनाव करके तो हम क्या करेंगे, अपना खुद का ही अहित करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपने प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन को, उस बच्चे से मैंने बोला अभी सब चीज साइड करो, पहले इन्फॉर्म करो अपने ऑफिस को कि आप कल ऑफिस आ रहे हो, अपने टिकट्स कैंसिल करवाओ, सब कुछ करो। तो उसने उस समय तनाव नहीं किया। आज उस बच्चे को ऑफिस जाना था, तो मैंने समझा के भेजा कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे आप का जो व्यक्तित्व है वो आवेगपूर्ण लगे, आपका जो पर्सनैलिटी है वो पुअर दिखे। ऐसा कोई काम नहीं करना है। इससे होगा क्या कि किसी और को ये लगेगा कि यार ये कितना मेंटेन कर लेता है। अच्छी परिस्थितियों में तो सभी खुश होते हैं, पर विपरीत परिस्थितियों में यदि एक इंसान नॉर्मल बिहेव कर रहा है तो और लोग क्या होंगे, उस प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन में जहाँ वो काम कर रहा है, और लोग भी इंप्रेस हो जाएंगे कि यार बंदे में बड़ी स्किल है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो बंदा मतलब कुछ गलत नहीं बोल रहा उस इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने चेहरे पर क्रोध नहीं ला रहा। तो आपको ये मैनेज करना, क्योंकि हर बार लाइफ में, कॉलेज में, आपके घर में, जब 4 साल बाद ऑफिस में जाओगे आपके अनुकूल नहीं होने वाली है चीजें। यदि 2 बार अनुकूल होंगी तो 4 बार आपकी इच्छा के विरुद्ध भी होंगी चीजें।
हॉल मैनेजमेंट कौन देख रहा है? आते ही नहीं। ये बीच बीच में क्यों आ रही हैं गर्ल्स? या तो बाहर चली जाए या तो बैठ जाए। कि नहीं? और मैंने एक चीज बताई थी कि अति सर्वत्र बन जाते। आपका मन भटक रहा है ना, कोई बुराई नहीं है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि आपका मन भटके। यदि नहीं भटक रहा तो जरूर कुछ गड़बड़ है। यदि भटक रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन भटक रहा है और आप उस भटके हुए घोड़े को लगाम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो इतनी बड़ी गड़बड़ है कि जिंदगी भर भटके ही रहोगे। फिर जिंदगी भर भटके रहोगे। वो भटकना मात्र 10-15 मिनट का, 1-2 दिन का, 8-15 दिन का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा भटके और अपने घोड़े को लगाम नहीं दे पाए तो जिंदगी भर भटके ही बने रहोगे। ये बात याद रखना, है ना? तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस बनती हैं, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है ना? कुछ भी कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे, आपके दोस्त नहीं निकाल पा रहे, आपके सीनियर्स नहीं निकाल पा रहे, आपकी मैम नहीं निकाल पा रही, सर नहीं निकाल पा रहे, घर वाले नहीं निकाल पा रहे, तो प्लीज 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 अपने काउंसलर्स की हेल्प लीजिए। आपकी हेल्प के लिए ही गवर्नमेंट ने कंपलसरी करा है उनको यहाँ रखना। जो है मैम आपके यहाँ अवेलेबल, उनकी सेवाएं लीजिए। मैं आऊँ तो मेरी सेवाएं लीजिए और छुप के आने की कोई जरूरत नहीं है। खुल के आओ। मुझे बताइए कोई बच्चा समस्या को पार कर जाता है और जो खुद हिम्मत हार जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं ना आप हिम्मत रखो, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर खुद भी डॉक्टर ही इलाज करते हैं, पर वो फिर भी कहते हैं आप सोचो आप ठीक हो रहे हो, आप हिम्मत रखोगे, आप ठीक हो रहे हो। जो हिम्मत रखता है वो हमेशा हर परिस्थिति में विजय पा लेता है। इसी बात को अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सर के शब्दों में कहना चाहूंगी, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, जिन्हें मैं अपना गुरु कह सकती हूँ, जिन्हें मैं अपना बड़ा भैया कह सकती हूँ, जिनके वीडियोस देख देख कर मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। हिम्मत का सागर लांघो तो, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजाला होगा। नाउ सेशन इज ओवर। आप सब में से किसी को भी यदि कुछ भी पूछना है तो मैं यहाँ हूँ, आप पूछ सकते हैं, जो भी कुछ समझ नहीं है।